हुकूमती सूबाई और वफाकी टीमें जो हैं वो काफ़ी हद तक उन इलाकों से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी हैं, बकौल सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट में जहाँ ज़्यादा खतरा है। आज भी शीरीन रहमान साहिबा ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट, बेनजीराबाद एयरपोर्ट और दीगर जो हैदराबाद है, इसी तरह ठट्ठा के इलाके हैं वो मुतासर हो सकते हैं। दूसरी जानब तूफान के साथ साथ बारिश का भी शदीद बारिश भी हो सकती है, तो ये एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हिंदुस्तान से ये तूफान जो है वो टकरा चुका है, सूरत हाल है, तो हम इस पर जरा बात करेंगे। माहिर मौसमियात हैं हमारे साथ जवाद मेमन साहब। जवाद साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हर के बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बदल रही है सर, व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन राइट नाउ सर आपकी नजर में? देखिए, इस वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इस वक्त ये तूफान का जो सेंटर है वो शहर कराची से कुछ हद तक जो है वो दूर, अब क्योंकि ये हमारे कोस्ट लाइन को जो है वो क्रॉस करता हुआ आगे सिंध और गुजरात की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर मूव कर रहा है। तो शहर कराची से इस वक्त जो उसका स्टेटस है वो रफली 250 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ठट्टा और बदीन से जो है इसका स्टेटस तकरीबन 230 से 240 किलोमीटर और केटी बंदर से जो है वो तकरीबन रफली 200 किलोमीटर के आसपास जो है ये इस वक्त मौजूद है। सर ये बताइएगा कि कितने परसेंट चांसेस नजर आते हैं जब ये सूरत हाल लगती है आपको, क्योंकि हिंदुस्तान में सिचुएशन ज्यादा वर्स नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड एरिया है जो पाकिस्तान का साहिली समुद्री एरिया है। कराची की बात कर लेते हैं, अगर हम ठट्ठा में भी एक अच्छी खासी आबादी है, तो उनके मुतासर होने का किस हद तक खतरा है? और जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया वो तो सिर्फ 80,000 लोग बताए जा रहे हैं एक जगह पे, कहीं वो 20,000 लोग हैं, आबादी तो वहां सर लाखों में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मुतासर के हवाले से जो इसके इफेक्ट्स हैं उसके हवाले से बात करें तो शहर कराची में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई इतने बड़े इसके इफेक्ट नहीं है। कल से हम देख रहे हैं कि हवाओं की रफ्तार जो है वो कुछ ज़्यादा थी, 50 to 60 किलोमीटर के दरमियान थी, और कल से जो है वो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला शुरू है। आज भी जो है वो शहर में जो है वो अक्सर इलाकों में जो है वो ज़्यादातर लाइट टू मॉडरेट शावर्स ही देखने में आए हैं। ऑफिशियल जो रीडिंग्स आई है उसमें ज़्यादातर 3 से 5 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो कुछ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड हुई है। और आगे भी जिस तरह ये जिस डायरेक्शन में जिस ट्रैक पर मूव कर रहा है तो शहर कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा कोई शदीद बारिशों का भी फिलहाल ऐसा इम्कान नहीं है। और अब क्योंकि इसका सेंटर जो है वो हमसे दूर होता चला जा रहा है तो जो वेव हाइट है उसमें भी कुछ हद तक आहिस्ता आहिस्ता कल तक कमी आना शुरू हो जाएगी। हवाओं की रफ्तार जो है वो भी कल तक जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो बारिशें हैं वो भी जो है वो मतलब नॉर्मली इसी तरीके से ही चलेंगी। बात करें ठट्टा, केटी बंदर और इसके आसपास के जो जाति और चश्मा गोर, रेडी कोट, ये जो इलाके हैं ये इस तूफान के सेंटर से जो है वो काफ़ी करीब से इनसे गुजरेगा ये, तो इन इलाकों में जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल भी नजर आएगी। हवाओं की रफ्तार भी जो है वो हम 70 से 80 किलोमीटर, कुछ इलाकों में जो बिल्कुल जो सिंध और गुजरात के जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है जहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लैंडफॉल करेगा, तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 से 9 बजे के दरमियान रात के टाइम जो है ये लैंडफॉल कर सकता है। तो इन इलाकों में जो है वो काफ़ी तेज बारिशें भी रहेंगी, तेज हवाएं भी रहेंगी और ये सिलसिला जो है वो तकरीबन बिल्कुल सही। अच्छा जवाद मेमन साहब, एक बात और मेरी तस्दीक कीजिएगा कि जो 100 मिलीमीटर बारिश कराची में होने की बात की जा रही है, क्योंकि कराची का मैं बार बार सर इसलिए तज़किरा करता हूँ कि कराची में करोड़ों की आबादी है और जब भी कराची में बारिश आती है वो चंद मिलीमीटर से होती है, लेकिन पूरा शहर जो है वो मतलब ब्लॉक हो जाता है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहता है। तो इस तूफान की वजह से जो बारिशों का सिलसिला कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में होगा उसका कोई नुकसान हो सकता है सर? नहीं, देखें, अगर शहर कराची की स्पेसिफिक बात करें तो शायद ये 100 मिलीमीटर के आसपास जो है ये बारिश ना हो सके, क्योंकि तूफान जो है वो आगे बढ़ चुका है, इसकी शिद्दत में भी कुछ हद तक कमी आई है और साथ ही साथ कराची के एरिया में जो है उसको थोड़ा सा ड्राई विंड का जो है वो असर ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है बारिशें अब तक उस नौयत से नहीं हो पा रही है जिसकी उम्मीद थी। तो अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह वैसे तो ये 16 से 17 तक इसके इफेक्ट रहेंगे थोड़ी बहुत बारिशों की सूरत में। 1 से 2 हैवी स्पेल जो है वो कराची के कुछ आउटस्कर्ट्स के जो एरिया हैं, खुसूसी जो ईस्टर्न साइड, जो ठट्टा की साइड, जो करीब करीब पोर्ट साइड और स्टील टाउन के आसपास, यहाँ पे 1 से 2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। ओवरऑल शहर में जो है वो ज्यादातर मॉडरेट स्पेल ही रहेंगे और शायद हम जो है वो ट्रिपल डिजिट तक ना जा पाए।
अगर से हैदराबाद मीतो खास डिवीजन यहाँ पर भी जो है वो ज्यादातर साइक्लोन है और जो तूफान है, क्या ये मामूल है कुछ चंद सालों बाद ऐसे तूफान आना, या ये भी किसी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखें, तूफान तो जो है वो मामूल है, आते रहते हैं। अरेबियन सी में जो है वो हमने माजी में भी देखा है कि कई दफा जो है ये इसमें जो है यहाँ पर तूफान बनते रहते हैं। कभी ये पाकिस्तान, कभी इंडिया। हाँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब जो देखने में आ रहा है, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जा रही है। जहाँ एक साल में एक तूफान आता था, वहाँ हो सकता है कि एक साल में 2 से 3 सिस्टम बन जाए। ये और साथ ही साथ इनकी जो शिद्दत है उसमें भी काफी हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल जरूर क्लाइमेट चेंज जो है वो इन तूफानों को जरूर असरअंदाज करता है। सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे, और आपने जो तैयारी देखी है सूबाई गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की और वफाकी इदारों की, क्या आप समझते हैं कि यू आर सेटिस्फाइड? वो तूफान जो है वो कराची जैसे बड़े शहर को से दूर होता जा रहा है, बट कुछ एरिया जिसमें थर भी शामिल है, केटी बंदर और बदीन और ठट्ठा के कुछ एरिया ऑफ कोर्स इससे मुतासिर हो सकते हैं, तो क्या हम मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए हैं? क्योंकि बड़े दिनों से अलर्ट था और पता लग चुका था कि तूफान जो है वो बढ़ रहा है साहिली इलाकों की तरफ। देखिए, ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस दफा इकदाम किए गए हैं काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं। और जिस तरह आपने बताया कि काफी लंबा टाइम जो है वो हमें मिला है इस तूफान के हवाले से प्रिपरेशन करने का, और तमाम हुकूमती इदारे हैं और मौसमियात के जो इदारे हैं वो काफी ज्यादा इस दफा एक्टिव भी नजर आए और पीएम से उन्होंने मेजर्स भी लिए। साथ ही साथ आवाम के लिए भी ये मैसेज है कि जिस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं, जो एहतियाती तदबीर बताई जा रही हैं, खुदारा उससे भी जो है वो लाजमी अमल करें, क्योंकि ये हमारी इनकी बेहतरी के लिए ही है। और देखिए, कोई भी इस तरीके का नेशनल डिजास्टर होता है तो आप कभी भी 100% इसको नहीं कवर कर सकते, 100% तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके की तैयारी की गई है, जिस तरीके का इवैक्यूएशन किए गए हैं और जिस तरीके के दीगर इक़दाम नजर आ रहे हैं, वो उस हिसाब से जिस तूफान की जो शिद्दत हमारे एरियाज में जो इफेक्ट करती नजर आती है, उस हिसाब से जो है वो काफी हद तक बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब हिमन साहब, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तो शिद्दत में है, बट अच्छी खबर यह है कि इस तूफान का रुख जो बदला है उससे कराची, क्योंकि बड़ी आबादी का शहर था और ऑफ कोर्स हमारा कंसर्न कराची को लेके बहुत ज्यादा था, तो कराची से अब हट चुका है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि बहर अरब है और पाकिस्तान के सारे इलाके उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो उसमें केटी बंदर, बदीन और ठट्ठा के इलाके जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। बट ये एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हुकूमत जो है वो कबल वक्त अवेयर हो गई थी इससे, तो भरपूर अंदाज से हुकूमती मशीनरी जो है वो मुतहरक थी। अब हम दुआ जो है तो कोई बड़ा नुकसान ना हो। एक ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा हम बात करेंगे जो IMF के बारे में। आज इसहाक डार साहब ने बात की जियो पॉलिटिक्स को लेकर, और साथ ही वजीर आजम भी गैर मुल्की दौरे पर हैं। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और इसहाक डार साहब से हमेशा शिकायत रही है कि ना वो पार्लियामेंट में आते हैं, ना वो कमेटीज के सामने पेश होते हैं। तो आज वो सेनेट की कामा कमेटी जो फाइनेंस है, बराए खजाना, उसमें वो पेश हुए और IMF के हवाले से उन्होंने खुलकर बात की है। तो जरा हम इस पर भी बात करेंगे। आज उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट टर्म बोली है कि IMF जो है वो पाकिस्तान से जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। तो क्या ऐसा है? क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल डिले होता जा रहा है IMF प्रोग्राम, और पाकिस्तान ने तमाम शराइत जो हैं IMF की वो भरपूर अंदाज से पूरी की हैं। पॉलिटिकल डैमेज भी किया है, बट IMF इज नॉट ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान। तो ये इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा आज़रबाईजान पे, उसमें बात करेंगे। फिर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है इंटरनेशनल अमूर के माहिर जनाब डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो मैं जरा चाहूंगा कि जो आज इसहाक डार साहब ने एक टर्म यूज की है, ऑफकोर्स हम किताबों में पढ़ते आए हैं, IMF इज डूइंग जियो पॉलिटिक्स विद पाकिस्तान। जरा इसको सर एलेबोरेट कीजिएगा कि वो ठीक है। देखिए, इसमें पहली बात तो समझने की ये है कि रिसेंटली भी इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को कि आपके जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की हो। अब इसमें एक चीज तो ये है, क्या ये उस सेंस में बात कर रहे हैं, और फिर बाद में उनको स्नब भी किया गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वेस्ट सारा एक्टिव है।
अब हुआ यूं है कि रिसेंटली आपको याद होगा श्रीलंका पिछले साल जब बैंकरप्ट हुआ, तो ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलते, और इवन के मूडीज की तो रैंक ये भी अल्फाज हैं कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में चला जाता है तो तब भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। अब इसमें पॉइंट समझने का ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो ये तासुर जाएगा कि जो भी चाइना के दोस्त हैं वो सारे डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो कर्जे एक तो सीक्रेट हैं, दूसरा उनके ऊपर जो सीक्रेट होने की वजह से जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो भी तेजी से नहीं आ रहा। सो सरकार का जो 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 रेफरेंस है वो ये है कि अगर श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है, तो बेसिकली ये दुनिया जो है वो चाइना के हवाले से दुनिया को अलर्ट करेगी कि जो जो चाइना का दोस्त है और जो जो चाइना से जिसने कर्जे लिए हुए हैं वो ममालिक जो हैं उनकी इकोनॉमीज तबाह हो सकती हैं और वो डिफॉल्ट हो सकते हैं। सो इसहाक डार इस सेंस में जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और वो जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर जो अमेरिकन डॉक्ट्रिन हैं उस हवाले से वो शायद बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात में तो काफी वजन नजर आ रहा है कि एक तो बिल्कुल बात थी कि पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, इसमें तो कुछ चीमा साहब आप बड़ी तारीफ करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्प्रूव कर रही है। सर अगर इम्प्रूव कर रही है गुज़श्ता कई सालों के बीच में, तो जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ ऑफ कोर्स डील कर रहा होता है आपके फाइनेंस डिवीजन के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, बट उसमें एक बड़ा रोल फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। तो क्या हम फाइनेंस की तरफ से तो हमने देखा है कि जितनी भी शराइत रखी गई उन्होंने बर वक्त पूरी की, जो कुछ डिमांड की गई वो पूरी की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन आईएमएफ फिर भी जो है वो कतरा रहा है पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करने में, पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम की बहाली में। तो उसकी एक बड़ी वजह एक परसेप्शन है कि हमारी जो खारजा का महाज है, खारजा फॉरेन अफेयर्स का, वो कामयाब नहीं हो सका आईएमएफ को या दूसरे लफ्जों में यूएस को ऑन बोर्ड करने में। और यही वजह कि इसहाक डार साहब को खुद 2-3 मरतबा एम्बेसडर से मिलना पड़ा था फॉर द प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ। सर अदनान साहब, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उन्होंने भी अमेरिकन को फोन किए थे और कहा था कि आप आईएमएफ को कहें। सो ये जो मसला है ये कोई बड़ा आसान मसला नजर नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो कि हम तो रिफॉर्म्स की बात आईएमएफ करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा कि अपने रुपए को मार्केट वैल्यू पे लेके आए, हम वो लेके आए। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज खत्म करें, हमने वो भी की, हमने सारा कुछ कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सिंपली रिफॉर्म्स का मसला नहीं है और फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है। ये जो कल भी हिना रबानी खैर ने बात की थी कि हमें ये कहा जा रहा है कि साइड्स लें, अब चाइना की साइड पे हैं या अमेरिका की साइड पे हैं, तो पाकिस्तान समझता है कि हमने 75 साल पहले जब फॉरेन पॉलिसी हमने आजाद हुए थे तो हमने अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद की साइड ली, उससे फिर नुकसान हुआ हमें। सो अभी हम बैलेंस रखना चाहते हैं। तो समहाउ ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बेसिकली अगर आपका दोस्त है तो फिर उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें। ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और अगर आपको याद हो जो प्रीवियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, माइक पॉम्पियो, उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को आईएमएफ के कर्जे लेके चाइना को नहीं देने देंगे। तो इसमें ये इतना सिंपल चीज नहीं है। सर अच्छा, मैं क्योंकि टाइम की भी कमी है सर, ये बताइए कि वजीर आजम आज़रबाईजान के दौरे पर हैं, कई मुआहदात हो रहे हैं, तो एयरलाइन जो है वो इस्लामाबाद से अपनी परवाज का आगाज करेगी। आज़रबाईजान की जो एयरलाइन है, गैस की एनर्जी के मुआहदे भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भी मुआहदे हो रहे हैं। तो ये जो वजीर आजम का ये दौरा है वो आप किस नजर से देखते हैं? और क्योंकि इसके साथ साथ ये सारी स्टेट्स जो हैं, दूसरी जानिब रूस के साथ भी हमारी तिजारत जो है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो रूस और मुल्का जो दीगर रियासतें हैं उनके साथ ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ऑफकोर्स शुरू से बहुत अच्छे हैं, बट अब जो तिजारत की तरफ जो ट्रेंड जा रहा है, क्या यूएस इस पे कोई रिएक्ट कर सकता है, कोई प्रेशर बिल्ड कर सकता है? जी देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है। अब देखिए, जब तक अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक तक एक्सेस ही हासिल नहीं कर सकता। तो ये बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल एशियन ममालिक तक, वहाँ पे एनर्जी रिजर्व्स हैं, वहाँ पे और काफी ज्यादा मिनरल्स हैं, हमें उन चीजों तक एक्सेस करना है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या हम अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात यह है कि हम किन किन एरियाज में कोऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी देखने की जरूरत है कि हम वहाँ पे एनर्जी अगर हमें चाहिए, बिजली की भी बातें हो रही हैं, तो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां से हम बिजली इंपोर्ट करें। तो जब तक अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, तालिबान हमें इंश्योरेंसेस नहीं देते, पाकिस्तान वहां से
लैंड रूट्स और रेलवे जो ट्रैक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हमें ईरान इजाजत दे या हम ईरान को इंगेज कर लें वो और बात है। एक बात तो ये होगी। दूसरी, इन ममालिक को अगर आप देखें तो ये सारे के सारे ममालिक जो है वो इंडिया के साथ बड़े थ्रू हैं। शायद कंफ्यूजन हुई है चीमा साहब, मैंने सिर्फ अजरबैजान की बात नहीं की। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इज इन अजरबैजान, मैं सारी सेंट्रल एशियन और उसमें रशिया को भी मैं स्टेक होल्डर बना रहा हूँ। जब आप पूरे खित्ते का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो तब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है जो अफगानिस्तान। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है वो पूरे रीजन तक है। अगर आप रशिया से एनर्जी भी इंपोर्ट करते हैं तो कोई इतना आसान नहीं है। अभी भी आपकी जो इंपोर्ट बड़ी मुश्किल हुई है रशिया से, तो अभी ये रूट कौन सा है? क्या ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते से ये और फिर पाकिस्तान कराची में ये तेल आया है? अगर आप इस रूट को भी देखें तो ये बड़ा मुश्किल रूट है क्योंकि अफगानिस्तान हमें बड़ा अच्छे से पड़ता है। और दूसरा मैं एक बात बताऊं कि ये जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जब पाकिस्तान ने OIC कॉन्फ्रेंस कराई थी अफगानिस्तान के ऊपर तो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान नहीं आए थे, वो सारे के सारे इंडिया चले गए थे और उन्होंने अपनी सेकंड टीयर और थर्ड टीयर जो पार्टिसिपेशन है इसमें वो करवाई थी। सो वो के सारे इस्लामिक ममालिक हैं, हमारे साथ बात है, लेकिन ऐसी एक कोई इतना आसान काम नहीं कर। रशिया के हवाले से अगर आपको याद हो कभी ये जो गैस आया, ये पेट्रोल आ रहा है, हम बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन रशियंस भी हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने एक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन इनके साथ करना था, हम उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सो असल जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटी का। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, ये जो B2B एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ हम बार्टर ट्रेड कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को एक चीज की समझ आ गई है कि हम उस तरह डॉलर में ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है हमें उन तक एक्सेस करनी है। उसके लिए अगर IMF हमें तावन नहीं कर रहा तो हम वेस्ट को बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमें हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा, हम अपनी करेंसी में या बार्टर ट्रेड में ये चीजें खरीदना चाहते हैं। तो रशिया और ईरान दोनों के पास वाफर किस्म के ऑयल रिजर्व्स हैं। हमारा बहुत सारा जो इंपोर्ट बिल है वो तो ऑयल में चला जाता है, हमें डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ इस हवाले से पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर तब्दीली आई है क्योंकि इंडिया ने भी तो अदनान साहब तकरीबन कुछ $37 अरब का ऑयल इंपोर्ट किया है सिर्फ एक साल के अंदर रशिया से। तो पाकिस्तान भी बहुत कुछ कर सकता है लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और वो जो बात की जाती है, एक टर्म हम बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड, कि उन मार्केट के साथ काम करें जो नियरेस्ट हो। सो ये सारी की सारी नियरेस्ट मार्केट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पिछले 10, 15, 20 साल से देखें, हम प्रेजेंटेशंस, पॉलिसी पेपर्स, व्हाइट पेपर तो जारी करते हैं लेकिन हम इसको मटेरियलाइज नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी भी हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं ये मवालिक। सर वेरी राइट सर, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। IMF का प्लान तो अपनी जगह सर है, रूस के साथ जो हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं अगर ये बढ़ जाते हैं, जिस नाराजगी का आपने इजहार किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में कह चुके हैं, एक इंटरेक्शन में, कि उसमें उस पाइपलाइन पर हमें कोई मसला नहीं है, अगर वो आ भी जाएगी तो इट्स ओके। जब दूसरी जानिब चाइना की भी बढ़ती है, जो CPEC में एक रुकावट थी वो भी खत्म हुई है, अब एक्टिवली उसमें भी पार्टिसिपेशन हो रही है, काम हो रहा है। तो रशिया, पाकिस्तान और जो चाइना का एक एनेक्सेस है जिस पर 5 साल पहले कभी हम बात किया करते थे 2016 और 17 के बीच में, तो अगर ये दोबारा से जुड़ जाता है तो व्हाट आर द ऑप्शन विद US? या US को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, क्योंकि US क्योंकि अफगानिस्तान में नहीं है तो लिहाजा US कहता है कि आप जो मर्जी पाकिस्तान करता फिर। देखिए पहली बात, इंडिया ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, इंडिया ने, और वो ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमें अगर रशिया से तेल की अपॉर्चुनिटी जो है, हमें इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया और पता चल चुका है कि अगर रशिया से इंडिया तकरीबन $37 अरब का तेल इंपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसला है? हम ईरान, अभी आप देखें यूरोपियन यूनियन और ईरान के जो डिस्कशन हो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, सो इस हवाले से भी इन चीजें, आपको पता है कि पहले इंडिया ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहा था। तो ये सारे का सारा खिता जो अदनान साहब है, हमें इन मार्केट्स तक एक्सेस रखनी है। हमें ये नहीं देखना कि अमेरिका या यूरोप, बाकी ममालिक क्या कहेंगे, हमें उन ममालिक को भी ऑन बोर्ड रखना है क्योंकि आपकी तकरीबन यूरोप में तकरीबन $7 बिलियन की एक्सपोर्ट है, अमेरिका में $5-6 बिलियन की एक्सपोर्ट है। हमें उन ममालिक को भी नाराज नहीं करना, लेकिन हमें ये चीज बतानी है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारी आबादी 25-26 करोड़ है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, हमारे रिसोर्सेज और वसाइल की जो वो चीजें वो भी देखनी है। हम इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते। अगर IMF, अगर यूरोपियन यूनियन हमें GSP प्लस स्टेटस देके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा रही, तो हमें रशिया से तेल के हवाले से भी कोशिश करनी चाहिए। ये अभी देखें, फॉर एग्जांपल अमेरिकन ने ये कह दिया है कि वो $60 पर बैरल पे रशिया से तेल ले सकते हैं, तो ये जितने ममालिक हैं सारे उसी अंदाज से तेल ले रहे हैं और हमें लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर सिंह साहब। नाज़रीन, वक्त के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बिलाखिर उसका नया मेयर मिल गया है, पर क्या वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम बात करें अब कराची के मेयर का जो इलेक्शन था, वो अब जो है वो जीत चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुर्तजा वहाब ने 173 सीटों के साथ कामयाबी हासिल करते हुए मेयर कराची बन गए हैं। अब कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। अब कराची की जब हम लोकल बॉडी इलेक्शन और मेयर की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो मौलवी नेमतुल्लाह से लेके दूसरा नाम मुस्तफा कमाल का, दोनों ने बड़ा अच्छा डिलीवर किया। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि मेयर कराची को कंपेयर किया जाता है कि माजी के मेयर तो ये किया करते थे। फिर एक बड़ा मैंडेट जो है वो सूबाई असम्बलियों का, वो नेशनल असम्बलियों का, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है विद द परफॉर्मेंस ऑफ मेयर। इसमें भी हम बात करेंगे। और जो तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं आए वोट कास्ट करने, 33 वो लोग थे, उनके वोट कास्ट नहीं हुए। जमात इस्लामी को उस पर भी एतराज है कि वो गायब कर दी गई। जमात इस्लामी को ये भी एतराज है कि उनको धांधली से हराया गया और वो ऐवान में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों में भी जाएंगे इस जो आज इलेक्शन हुआ है मेयर कराची का। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा जनाब तैमूर तालपुर साहब। तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आप बाकी बातों पर तो बाद में आता हूँ। मेयर कराची और मुर्तजा वहाब जब इतने बड़े शहर को देखते हैं, एक बहुत बड़ा मैंडेट उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ा है, उस कुर्सी की परफॉर्मेंस से, फिर कराची को दो अच्छे मेयर मिले जिन्होंने लोगों के दिल जीते, वहां काम भी किया। वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी मुर्तजा वहाब से? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। देखिए जी, ये अवाम का मैंडेट था। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इश्क करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो। हमने हर सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल किया है, जिसकी वजूहात, जिसकी बुनियाद पर हमें इस तरह से स्वीप मिला है पूरे सिंध के अंदर। चाहे कराची का शहर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मीरपुर खास हो, चाहे सखर हो, लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उनके दिलों में बसी हुई है। जब आते हैं कराची के मेयर पे इलेक्शन पर, तो यही हाफिज नईम थे जो कहते थे कि आप लोग धांधली करेंगे और आप लोग आपस में मिल जाएंगे। और बड़ा उन्होंने स्टांस लिया था कि कुछ भी हो जाए, जो भी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी हो उसी का मेयर आना चाहिए, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि शायद ये धांधली करके और अपने जो फंड ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने उसको करके ये लोग जीत जाएंगे। तो हमने तो उसी पे अमल किया। दूसरी बात, अगर हाफिज नईम साहब समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जाके पीटीआई को भी मनाए, इनले के लोगों को भी मनाए, उनको गोद में बैठा के और ला के कहे कि आप जमायत को वोट दे दें, तो ये हाफिज की बहुत बड़ी जो है परेशानी है, गलती है, स्टूबिलिटी है। जिस तरह से आज भी उन्होंने रिएक्ट किया, डेमोक्रेसी है भाई, जिसके वोट उसकी सीट, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। आज भी पथराव किया पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, रोड रास्ते बंद कर दिए, धमकियां दे रहा है। ये तो मेरे ख्याल से एक और पीटीआई की तरह फाशिस्ट जमात बनने जा रही है। तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि आप पीटीआई के कोalition पार्टनर्स तो जरूर बनना चाहते हैं, पर कम से कम उनकी हरकतें ना अपनाएं। अपने मुल्क के साथ, अपने शहर कराची के साथ दुश्मनी ना करें। हर चीज सीट नहीं होती। ये सीट के अलावा अब सोचे कराची के बेहतरी के लिए। आगे आप जरा उनके मैन पावर पे चले गए, स्ट्रीट पावर पे चले गए। जमात इस्लामी के पास एक बड़ा स्ट्रीट पावर है कराची में, ये आप भी जानते हैं सर। अब वो कह रहे हैं कि हम अदालतों में भी जाएंगे, हम पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज उठाएंगे। आज सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी इस पर बात की है। सर वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे भी बैठेंगे। अगर उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया तो वो कराची में एक बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपका फोकस ऑफ कोर्स सूबाई और नेशनल असेंबलियों की जो सीट्स हैं कराची के अंदर उन पर है, और ऑफ कोर्स होना चाहिए। अदनान भाई, सीटें कितनी इनके पास नेशनल प्रोविंस की, यहाँ कराची से जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कौन सा इनके पास मैन पावर है? इनके पास क्या एमक्यूएम से ज्यादा मैन पावर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा मैन पावर है? कोई मैन पावर नहीं है। इनकी बातें ज्यादा है। आज मैं देखा था जाके, क्योंकि हम गुजरे थे असेंबली के सेशन के जाते हुए, तो ये रास्ता बंद करके बैठे थे। ये 300 लोग भी नहीं थे, मैं कहता हूँ नॉट इवन 300 पीपल। और जहां तक बात है एहतजाज करने की, ये एहतजाज करें, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम इनको चाय पानी भी पिलाएंगे, बशर्त है
किसी पब्लिक या प्राइवेट का नुकसान ना करें चीज का, पब्लिक को परेशानी ना हो कि एहतजाज आज से बैठ जाए, बाकी 60 दिन हुकूमत बची है, 60 दिन बैठे रहेंगे पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, पर हम ज्यादती नहीं होने देंगे। जो हमारा राइट हमें मिला है उस राइट को कोई छीन नहीं सकता हमसे। वेरी गुड। अच्छा, मेरा पहला सवाल परफॉर्मेंस के हवाले से था कि तवक्कुआत क्या होंगी। अब दूसरी जानिब इसका जवाब देते हुए ये ज़हन में जरूर रखिएगा कि अगर वो अपोजिशन में भी रही जमात इस्लामी तो एक मजबूत और मुश्किल अपोजिशन होगी। 160 वोट तो उनके पास नहीं है ना, तो जब एक मजबूत अपोजिशन होगी तो क्या मुर्तज़ा वहाब इस पोजीशन में होंगे कि वो अच्छा डिलीवर कर सकें? माजी के जो दो नाम हैं मेयर कराची के जिनको लोग याद भी करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था, तो क्या मुर्तज़ा वहाब के लिए प्रॉब्लम तो हो सकती है ना एज अपोजिशन, अगर वो नहीं भी आते वापस मेयर की कुर्सी पे? बतौर अपोजिशन लीडर तो हाफिज साहब एक मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं मुर्तज़ा साहब के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने के लिए क्या मुश्किलात करेंगे? हम तो वो लोग हैं जो कोड़े खाते हुए भी जेब उठो के नारे मारते। अब आपने आपकी परफॉर्मेंस की बात कर, आपने इसकी परफॉर्मेंस मुर्तज़ा की देखी है, ही हैज रिमेन्ड द एडमिनिस्ट्रेटर, और वाज़े फर्क आया। मुर्तज़ा की परफॉर्मेंस देखकर बहुत से लोग जो कि पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते थे वो पीपल्स पार्टी में आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसका काम देखा। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जमायत या कोई भी आता तो कभी नहीं कर सकता था, खड़ी है आज उसकी सपोर्ट में सिंध हुकूमत खड़ी है, आज उसकी सपोर्ट में वफाकी हुकूमत खड़ी है। इनके पास पूरे पावर्स होंगे, हम इन्हें फुल इख्तियारात देंगे, अपने फंड्स जायज अच्छी तरह इस्तेमाल करने देंगे, और आप देखेंगे कराची को कि पहले कभी कराची में इतनी साफ सफाई और डेवलपमेंट नहीं हुई होगी जितनी इंशाल्लाह ताला अब होगी। तो कीप योर होप्स हाई फॉर अ वेरी ब्राइट ग्रीन कराची। अच्छा सर, ये बताइएगा क्योंकि आप खुद एक सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे थे वो वोट कास्ट करने नहीं आए, वो क्या आप लोगों ने कहीं उनको लेफ्ट राइट किया है? ये क्या हुआ क्या सर वहां? वो मुझसे मिले थे, तकरीबन कोई 8, 10 या 11 लोगों से मैं खुद मिला था। वो कहते हैं कि 9 मई के बाद हमें नफरत हो गई है न्याजी से, इस फितने से। वो कहते हैं हम आपको वोट दें ना दें, हम जमायत को वोट दें ना दें, पर हम कभी भी पीटीआई या जिसके साथ उसकी अलायंस होगी उसको वोट नहीं देंगे। और आप देखेंगे बहुत जल्द इनमें से काफी लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी करेंगे। तो ये इनका अपना जाती फैसला था। यहाँ तक कि आप देखिए जो लोग हमारे यहाँ अरेस्टेड थे 9 मई के वाकयात की वजह से, हम उनको भी लेके आए। सर ये बताइएगा, अब तो मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ गया कराची में, तो जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं उसमें आप क्या देखते हैं? कराची में हमेशा हमेशा तो नहीं कहूंगा लेकिन बड़े अरसे से 2-2.5 दहाइयों से 3 दहाइयों से आपके पास एक कमजोर मैंडेट रहा है। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ तैमूर साहब। तो अब इस मेयर के आने के बाद आपको लगता है कि प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वहां एक बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकेगी पीटीआई और एमकेएम की मौजूदगी में? मैं आपसे अदनान भाई वादा करता हूं कि जो सरप्राइज आपको हमने इस लोकल बॉडी इलेक्शन में दिया है, इससे भी बड़ा सरप्राइज और इससे बड़ा धमाका करके दिया आपको इंशाल्लाह ताला। हर जगह सिर्फ तीर ही तीर होगा। सर आप पीटीआई को, खैर वैसे पीटीआई का एक बड़ा वोट बैंक तो कराची में है। अब देखें कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था, और एमक्यूएम के पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। मतलब आखिरी इलेक्शन तो 2018 का है ना सर, हम जब उसको कंपेयर करते हैं विद द पीपल्स पार्टी, विद इन सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं मैं तैमूर साहब, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं भाई। पीटीआई इज अ पार्टी ऑफ द पास्ट, पीटीआई इज नो मोर। लोगों ने देख लिया कि इन लोगों ने, इस फितने न्याजी ने पहले तो सबको निकाला रोडों पर, उनसे गलत काम करवाए, आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले कराए, कोर कमांडर हाउस पे हमला कराया, हमारे शोधा की जो मॉडल्स थे उनको तोड़ा। उसके बाद ये सब काम करवाने के बाद अपनी बेल लेके खुद बिल्ली घर पे बैठ गई जाके। और उन लोगों का क्या हुआ? अगर इस तरह हमारे भी जलसे जो होते थे, हम भी बड़ा अरसा हमने ऑपोजिशन में काटा है। हम एक एक अपने वर्कर की जो श्योरिटी थी अपनी जेब से पे करते थे, हम उनके वकला जेब से पे करके डालते थे। जब तक उनकी बेलें नहीं होती थी हम फोटो से नहीं निकलते थे। और इस न्याजी ने क्या किया? इसका वोट बैंक है क्या? कोई वोट बैंक है? आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू, ही हैज जीरो वोट बैंक, नील बटा नील नाउ। तहरीक इंसाफ का ये कहना और मानना है कि 9 मई के वाकयात ने उनको और पॉपुलर कर दिया, उनका वोट बैंक बढ़ गया सर। वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन आएगी तो आप देखेंगे। अभी भी आपने देख लिया लोकल बॉडी में इनका क्या हशर हुआ है, और लोकल बॉडी के बाद आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में इसका इससे भी बदतर हशर होगा पीटीआई, अगर पीटीआई तब तक रही तो। आखिरी सवाल तैमूर साहब, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, तो क्या कराची की सड़कें, कराची की गलियां, कराची का सीवरेज
और टैंकर माफिया का खात्मा होगा। इंशाल्लाह ताला आपने देखा है ये पिछले वक्त में बहुत बेहतरी आई है, खासतौर रोडों में, ओवर ब्रिजेस, अंडर पासेस, इन सब में बहुत तरीके बेहतरी आई है। हेल्थ सिस्टम आपने देखा है कराची का मशहूर है, पूरे पाकिस्तान से लोग आके कराची में इलाज करवाते हैं, और जो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की शिकायतें हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी खत्म करना, और टैंकर माफिया भी जल्द खत्म होगा। वी आर वेटिंग फॉर आवर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड नाउ। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने यौम स्याम मनाने का ऐलान किया है कल। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जब दोनों मेयर कराची को लेकर आमने सामने होंगी तो क्या पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी? पीपल्स पार्टी अगर बतौर मेयर कराची डिलीवर करेगी तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट उसे जनरल इलेक्शन में, आने वाले जनरल इलेक्शन में जरूर मिलेगा। उम्मीद है कराची की आवाम के मसाइल हल हो और तूफान जो इस वक्त जिसके खतरात बढ़ रहे हैं उसके कम अज कम नुकसान हो, और अल्लाह सबको महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।